तो अगर बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हम अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी क्या होता है और साथ के साथ उसको सेंट्रल प्रॉब्लम से कोरिलेट भी करेंगे। तो अगर बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, तो पीपीसी इज अ कर्व व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो पीपीसी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक कर्व है। अब कर्व है तो ग्राफ में प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। पीपीसी शो क्या करता है? पीपीसी शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है। किस चीज के कॉम्बिनेशन? टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर पीपीसी एक कर्व है और कर्व ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है और ग्राफ के अंदर दो ही एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सेस। तो हमारा ग्राफ जो है दो एक्सेस का होता है, इसीलिए गुड्स भी यहाँ पर हम दो लेंगे। तो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को कर्व की फॉर्म में शो करने को हम पीपीसी कहते हैं, सिंपल सी बात है। और ये जो दो गुड्स हैं, ये दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास एक लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर हमें इन दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज है। पीपीसी के कुछ अजम्पशंस होते हैं, उन अजम्पशंस को फॉलो करके हमें ये कर्व तैयार करना होता है। तो क्या अजम्पशंस हैं, हम एक बार देख लेते हैं। तीन हमारे अजम्पशंस हैं पीपीसी के। पहला अजम्पशन हमारा कहता है रिसोर्सेज आर गिवन एंड फिक्स। तो जो रिसोर्सेज होंगे वो हमें गिवन होंगे और हमारे फिक्स होंगे, यानी हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। हमें पता है इकोनॉमी के अंदर जो है हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो कभी नहीं होते। हमेशा हर इकोनॉमी के पास उसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उसको अपने सारे काम करने होते हैं। तो उसी तरीके से पीपीसी के अजम्पशन बिल्कुल लॉजिकल है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी बता दी उतनी रिसोर्सेज के अंदर हमें ये दो गुड्स जो है प्रोड्यूस करने हैं और इसके वेरियस कॉम्बिनेशन निकालने हैं। अभी हम इन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को टेबल के थ्रू भी समझेंगे, ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे आगे, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। सेकंड हमारी अजम्पशन है गिवन रिसोर्सेज आर नाइदर अनएम्प्लॉयड नॉर अंडर एम्प्लॉयड। जो ये हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हमें दे रखे हैं, ये रिसोर्सेज ना ही अनएम्प्लॉयड है ना ही अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब रिसोर्सेज सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरी हमारी अजम्पशन है टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जो प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी है, यानी जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही, तो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होगी। तो ये तीन अजम्पशंस के साथ हम अपने पीपीसी को तैयार करेंगे। पहली अजम्पशन दोबारा देख लेते हैं, रिसोर्सेज गिवन है और फिक्स है। दूसरी, रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंट यूटिलाइज है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये तीन हमारी अजम्पशंस हो गई। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले आप देख लो, पीपीसी को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, पीपीसी आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो हम पीपीसी को पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस अज्यूम दैट एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, नेमली टैंक्स रिप्रेजेंटिंग डिफेंस गुड्स एंड व्हीट रिप्रेजेंटिंग सिविलियन गुड्स। तो देखो यहाँ पर एक इकोनॉमी है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हमें पीपीसी समझना है और पीपीसी के अंदर मैंने आपको बताया था दो ही गुड्स की अजम्पशन ली जाती है। तो एक इकोनॉमी है जो कि दो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। एक टैंक है, ये डिफेंस गुड्स है, हमें पता है टैंक्स जो है वो वॉर के टाइम पे काम आते हैं। दूसरा व्हीट हमारा सिविलियन गुड्स है जो कंट्री के सिटीजन्स के लिए फूड प्रोडक्ट है। तो इकोनॉमी के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसको उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर दो गुड्स बनाने हैं, टैंक्स और व्हीट। तो वो कितने टैंक्स बनाए, कितने व्हीट की प्रोडक्शन करे, वो उसको डिसाइड करना है। और वो डिपेंड किस पे करेगा? कंट्री की कितनी रिक्वायरमेंट है, कंट्री को आकर किस चीज की जरूरत ज्यादा है, कंट्री की प्रायोरिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को कहां पर यूज करती है, किस चीज में ज्यादा इस्तेमाल करती है, किस चीज के लिए कम इस्तेमाल करती है। रिसोर्सेज हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो गुड्स है। अब अगर हम वेरियस कॉम्बिनेशन देखें इसके, एक व्हीट है और एक टैंक है। व्हीट जो है हमारा लाख टन्स में प्रोड्यूस होता है और टैंक जो है वो हमारा थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन है, यानी 6 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन को हमने नाम दे दिया अलग अलग, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, कॉम्बिनेशन एफ। तो हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन है, यानी 6 कॉम्बिनेशन है। हम चाहें तो अपने सारे रिसोर्सेज को टैंक बनाने में इस्तेमाल कर लें और व्हीट की प्रोडक्शन जीरो करें। ये कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिटीजन्स को खाने के लिए भी तो चाहिए। ये तो है नहीं हम टैंक्स बना के काम चला लेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम किस सिचुएशन में डिसीजन ले रहे हैं। अगर वॉर का टाइम है तो हमें टैंक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम व्हीट की प्रोडक्शन कम करेंगे। जीरो नहीं कर सकते, ये हमें पता है, लेकिन व्हीट की प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को टैंक्स बनाने में लगा लें और व्हीट की प्रोडक्शन जीरो करें। दूसरी हमारा कॉम्बिनेशन यानी हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम जो है 1 लाख टन व्हीट बनाएं और
14,000 टैंक तैयार करें, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये तैयार होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास कि हम 2 लाख टन वीट की प्रोडक्शन कर लें और जो है 12,000 टैंक्स बना लें। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। सिंपल सा रूल है, अगर हमें वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें टैंक से प्रोडक्शन कम करनी होगी। रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। चौथी हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम 3 लाख टन जो है वीट बना लें और 9,000 जो है टैंक्स बना लें। फिफ्थ हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम 4 वीट बना लें और 5 जो है टैंक्स बना लें। सिक्स्थ हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम सारे रिसोर्सेज वीट बनाने में लगा लें और टैंक्स में 0 प्रोडक्शन करें। तो ये जो सिक्स्थ पॉसिबिलिटी है ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ए और पॉसिबिलिटी एफ, ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली तो हो सकती है। तो हमारे पास टोटली ये 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल बनाते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर टेबल तैयार करेंगे, तो उस टेबल को हम एक नाम से जानते हैं जो कि है शेड्यूल। तो इसमें हम पीपीसी को बना रहे हैं, यानी हम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बन गया। अब अगर बात करूं मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, यानी पीपीसी की, तो ये जो हमारे वीट और टैंक्स है, इनको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे हम इसको, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा वीट आ गया, वाई एक्सिस पे हमारा टैंक्स आ गया। वीट हमारा लाख टन्स में दे रखा था, टैंक्स हमारा थाउजेंड्स में दे रखा था। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ग्राफ बनाना बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हो। पॉसिबिलिटी 1 के अंदर हमारा 0 वीट था और 15 टैंक था। पॉसिबिलिटी 2 के अंदर हमारा 1 वीट हो गया और 14 टैंक हो गया। पॉसिबिलिटी 3 के अंदर हमारी 2 वीट हो गया और 12 टैंक हो गया। और पॉसिबिलिटी 4 के अंदर हमारा 3 वीट हो गया और 9 टैंक हो गया। पॉसिबिलिटी 5 के अंदर हमारा 4 वीट हो गया और 5 टैंक हो गया। पॉसिबिलिटी 6 के अंदर हमारा 5 वीट हो गया और 0 टैंक हो गया। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और बाद में इस लाइन को मिला दिया, ये हमारा पीपीसी बन गया। ये कर्व जो है हमारा पीपीसी कर्व कहलाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से बनाना है आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी 2 गुड्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप वीट और टैंक लेंगे, कोई भी 2 गुड्स ले सकते हैं और उसके अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन बना के ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से पीपीसी तैयार कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बीच वाली हमारी लाइन है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ऊपर वाला कर्व ही हम देख के आए हैं, ये जो ऊपर हमने कर्व ड्रॉ किया था ये हमारा यही कर्व है, ये बीच वाला। अब देखो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला 2 कर्व अलग अलग बना रखे हैं। अब ये दोनों कर्व क्या कहते हैं, उससे पहले आप ये देखो, ये जो बीच वाला कर्व है ये क्या शो करता है। ये जो हमारा पीपीसी कर्व है, ये बनाते समय हमें 3 अजम्पशंस के बारे में पता था। पीपीसी तभी तैयार होता है जब हमारी 3 अजम्पशंस पूरी होती है। पहली, रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स है। दूसरा, रिसोर्सेज हमारे फुली और एफिशिएंट यूटिलाइज है। तीसरा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स है, यानी वो चेंज नहीं होगी। तो ये 3 हमारी असम्पशन थी, उसके बेस पे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनके तैयार हुआ है। तो हमारी जो लाइन है, तो ये लाइन शो करती है कि हमने अपने गिवन रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज किया है। कोई भी रिसोर्सेज हमारा खाली नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज हमारा अंडर यूटिलाइज नहीं है। हमने अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करा है और एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है। तो ये जो हमारा पीपीसी है, ये हमारी बीच वाली लाइन, इस लाइन पर हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हुए। तो अगर हमारा कोई भी पॉइंट इस पीपीसी की लाइन के पीछे बनता है, तो वो डिनोट करता है कि हमारे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। हमारे पास रिसोर्सेज कितने थे, हमारे पास रिसोर्सेज यहां तक पहुंचने के थे, ये पीपीसी बनाने तक के हमारे पास रिसोर्सेज थे, इतने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन इससे कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए लाइन पीछे आई है। तो इसीलिए जो ये पीछे वाली लाइन है ये डिनोट करती है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेज को हमने पूरा यूटिलाइज नहीं किया, अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, हमारे रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं हुए। तो इसलिए हम इस लाइन पर कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। और अगर बात करें हमारी आगे वाली लाइन, जो हमारी लाइन इस हमारे पीपीसी से आगे जा रही है, यानी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हमें क्या शो कर रही है कि हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी। लेकिन हम प्रोडक्शन ज्यादा कर कैसे सकते हैं, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज को हमने फुली यूटिलाइज करा, एफिशिएंटली यूटिलाइज करा, पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करके हमने जितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकती थी उतनी प्रोडक्शन कर दी। तो अब हम ज्यादा प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, तो हमारा जो कर्व है वो पीपीसी से आगे तभी आ सकता है जब हमारे जो फिक्स रिसोर्सेज हैं उसमें ग्रोथ हो जाएगी। यानी जो हमारी अजम्पशन थी पीपीसी बनाने की कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, उस रिसोर्सेज के अंदर अगर ग्रोथ हो जाए तभी हमारा जो कर्व है वो हमारा पिछले पीपीसी कर्व से आगे जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप उस लिमिटेड और गिवन रिसोर्सेज के अंदर हमारे इस वाले पीपीसी कर्व से आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपका ये वाला कर्व बन ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पीछे तो जा सकते हैं लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। ये वाली लाइन हम कभी ड्रॉ नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हम अपनी क्षमता से कम काम जरूर कर सकते हैं लेकिन अपनी मैक्सिमम क्षमता से ज्यादा काम कभी नहीं कर सकते। उसके लिए फिर क्या होगा, हमें और ज्यादा लोगों को हायर करना होगा, और ज्यादा रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, मशीनरी बढ़ानी होगी, तो फिर वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो गया, वहां पर पीपीसी की असम्पशन फॉलो नहीं हो रही। तो इसीलिए ये वाले जो पॉइंट है, ये जो हमारा पीपीसी की लाइन है, ये लाइन को कहा जाता है कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। पॉइंट ए टू एफ, ए से लेके एफ तक जो हमारे पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। जितनी हमारी पोटेंशियल आउटपुट था, यानी जितनी हमारे पास कैपेसिटी थी,
उतना आउटपुट हमने बना दिया, हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे पोटेंशियल आउटपुट के बराबर बने। हमने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया और अपना पीपीसी तैयार करा पॉइंट ए से लेके एफ तक। और हमारा पॉइंट जी क्या शो करता है? पॉइंट जी शो करता है कि जितने हमारे पास पोटेंशियल आउटपुट था उससे कम हमने इस्तेमाल करा। हमारे पास पोटेंशियल आउटपुट ज्यादा था लेकिन हमने एक्चुअल आउटपुट कम बनाया, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कम रह गया हमारे पोटेंशियल आउटपुट से। तो पॉइंट जी हमारा हो सकता है बिल्कुल हम अपनी क्षमता से कम काम कर सकते हैं, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए अटेनेबल है, हम इसको अटेन कर सकते हैं। जबकि हमारा पॉइंट एफ जो कि हमारा इस पीपीसी से बाहर चला गया, पीपीसी से आगे चला गया, ये हमारा पॉइंट शो करता है कि हमने अपना एक्चुअल आउटपुट ज्यादा कर लिया अपने पोटेंशियल आउटपुट से, जितनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी उससे ज्यादा हमने आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को कहते हैं कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को हम कभी अटेन नहीं कर सकते, हम पॉइंट एफ तक कभी जा नहीं सकते। तो समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको और अच्छे से समझो और एक नए तरीके से, नई पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वही ऊपर वाला कर्व है। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट ड्रॉ कर दिए, जिस तरीके से आप ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसको समझने से पहले आप ये देखो स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो पीपीसी का जो स्लोप है वो हमारा डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। हमने लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करा था और हमारा राइट की तरफ जा रहा है। और जो हमारा ये स्लोप है, ये स्लोप होता है हमारा कनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है हमारा इस ओरिजिन से कनकेव है, कनकेव शेप का है। अब देखो दो शेप होती है, एक होती है कनकेव, दूसरी होती है कन्वेक्स। जिसको मालूम है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको नहीं मालूम उसको मैं बताता हूँ। ये होता है हमारा कनकेव शेप, कनकेव कर्व कहते हैं हम इसको। दूसरी होती है हमारी कन्वेक्स शेप यानी कन्वेक्स कर्व, वो इस तरीके से बनता है। कनकेव ऐसे बनता है, हमारा कन्वेक्स ऐसे बनता है। तो हमारा पीपीसी कौन सी शेप का होता है? कनकेव शेप का, कनकेव कर्व है टू द ओरिजिन। तो पीपीसी का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कनकेव टू द ओरिजिन। अब देखो इसको ही लेकर दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? सेकंड क्वेश्चन पीपीसी कर्व है जो वो कनकेव शेप में क्यों होता है? तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि ऐसा होता है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो हमें पता है, बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का पूरी तरीके से एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम अपने अगर एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो हमें दूसरे गुड्स का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यानी हमारे एक गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज तभी होती है जब हम दूसरे गुड्स का सैक्रिफाइस करें। यहाँ पर देखो आपको समझ में आएगा। हमने टैंक बनाए सबसे पहले 15 हमारे टैंक थे। जब हमने 15 टैंक बना रहे थे तो हमारी वीट था 0। उसके बाद हमने अपनी वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई, वीट को हम 0 से 1 लेके गए। जब हम वीट को 0 से 1 लेके गए तो हमने अपने टैंक की प्रोडक्शन घटा दी, 15 से लेकर 14 कर दी, कम कर दी, टैंक की प्रोडक्शन कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अगर हमें अपने रिसोर्सेज को वीट में लगाना था तो हमें उन रिसोर्सेज को टैंक की प्रोडक्शन से हटाना पड़ेगा और वीट में लगाना पड़ेगा। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था सिर्फ मनी नहीं होता, रिसोर्सेज हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों ही चीजों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अगर आपको 2 गुड्स बनाने हैं कोई और आपके पास टोटल 10 लेबर है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपने 10 के 10 लेबर को पहला गुड्स बनाने में लगा दो, दूसरा गुड्स तैयार ही मत करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप जो है अपने 2-4 लेबर को उठा के अपने दूसरे गुड्स में लगा दो और बाकी लेबर को अपने पहला गुड्स बनाने दो। फिर अगर आपको अपने दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी तो आप क्या करोगे? पहले गुड्स के लेबर को कम करोगे और उनको दूसरे गुड्स में लगाओगे, तभी आपके दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्योंकि आपके पास लेबर तो लिमिटेड है, तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब आपके पहले गुड्स के रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस होगा, पहले गुड्स के लेबर कम होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ भी बनाते रहो, सब कुछ बना लो, एक काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें अपनी वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें अपने टैंक्स के रिसोर्सेज को कम करना ही होगा। तो जैसे ही हमने वीट की प्रोडक्शन को 1 से बढ़ाया, हमने अपने टैंक को 1 से कम करा। उसके बाद हम आगे चले, हमने अपनी वीट की प्रोडक्शन को 1 से 2 करा, एक और इंक्रीज करने की कोशिश करी, तो हमें अपने टैंक की प्रोडक्शन को कितना कम करना पड़ा? 14 से 12 पे लाना पड़ा। इस बार हमें अपने टैंक की प्रोडक्शन को 2 से कम करना पड़ा। उसके बाद हमें अपनी वीट की प्रोडक्शन को 3 करने के लिए टैंक की प्रोडक्शन को और कम करना पड़ा, 12 से 9 पे आना पड़ा। इस बार हमें 3 टैंक की प्रोडक्शन को कम करना पड़ा एक वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर हम और आगे गए, 3 से 4 पे पहुंचे, वीट की प्रोडक्शन को एक और इंक्रीज करा हमने, तो उसके लिए हमें अपने टैंक की प्रोडक्शन को 9 से 5 पे लाना पड़ा, यानी इस बार हमें 4 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। उसके बाद हम 4 से 5 पे जैसे ही गए, हमें अपने टैंक की प्रोडक्शन को 5 से 0 पे आना पड़ा। इस बार हमने 5 का सैक्रिफाइस करा। तो देखो हमारा सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। वीट की प्रोडक्शन हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सैक्रिफाइस है टैंक्स का वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमने एक वीट बनाने के लिए हमने 1 टैंक का सैक्रिफाइस करा, फिर हमने एक और वीट बनाने के लिए 2 टैंक का सैक्रिफाइस करा, फिर हमें एक और वीट बनाने के लिए हमने 3 टैंक का सैक्रिफाइस करा, फिर एक और वीट बनाने के लिए हमने 4 टैंक का सैक्रिफाइस करा, फिर एक और वीट बनाने के लिए हमने 5 टैंक का सैक्रिफाइस करा। तो आखिर हमारा सैक्रिफाइस लेवल बढ़ता क्यों जा रहा है? वीट की प्रोडक्शन हम 1-1 से ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन टैंक का सैक्रिफाइस बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बात करेंगे। उससे पहले आप ये देखो, टैंक की प्रोडक्शन कम हो रही है, टैंक की प्रोडक्शन 12 से लेके 9 पे आई, 12 से 9 पे आई, तभी तो हमारी वीट की प्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 पे जा सकी। तो वीट का यहाँ पर गेन हुआ लेकिन टैंक का यहाँ पर लॉस हुआ। तो कुछ फायदा हुआ लेकिन कुछ नुकसान हुआ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। सिंपल सा लॉजिक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो यही बात ये कहता है, आपका पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप में इसीलिए जाता है क्योंकि आपको अपनी एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अगर आप यहां से बढ़ाते जाओगे, यहां से घटाते जाओगे, तो आपका कर्व जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो इसलिए हमारा पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब अगर बात करें ये कनकेव क्यों होता है, ये कन्वेक्स भी तो हो सकता था, आखिर कनकेव भी क्यों होता है। अब कनकेव होने के पीछे क्या रीजन है, इसकी शेप कनकेव क्यों होती है। द शेप ऑफ पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पीपीसी हमारा कनकेव शेप का इसीलिए होता है क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, आप पहले ये सुनो। हमने यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, यानी हमें कुछ मिला, कुछ गेन हुआ, लेकिन साथ के साथ हमें कुछ लॉस भी हुआ, और वो लॉस क्या हुआ, टैंक की प्रोडक्शन। तो कुछ पाने के लिए हमने कुछ खोया, और जो कुछ खोया उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो कुछ हम लॉस करते हैं कुछ एक्स्ट्रा गेन करने के लिए, उस लॉस को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर हमने 1 यूनिट वीट बढ़ाया, हम 2 से 3 पे गए, उसके लिए हमने कितने टैंक्स का सैक्रिफाइस करा, हम 12 से 9 पे आ गए, यानी 3000 टैंक्स का सैक्रिफाइस करा। तो ये जो 3000 टैंक्स का सैक्रिफाइस है इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने कुछ गेन करने के लिए सैक्रिफाइस क्या करा, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 3। इसी तरीके से हम और देखते हैं, जब हम 15 टैंक्स बना रहे थे उस टाइम पे हम 0 वीट बना रहे थे। जैसे हम अपनी वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके 1 पे ले गए, हमने अपने टैंक की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया। तो कितने से हमें लॉस हुआ और कितना इंक्रीज करा, हमने 1 से इंक्रीज करा और 1 से लॉस करा। तो जो हमने खोया उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने 1000 टैंक्स की प्रोडक्शन को लॉस करा और यही लॉस हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़े 1 से 2 पे, तो हमने वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई और हमारी टैंक की प्रोडक्शन कम हुई। कितनी कम हुई, 2 से कम हुई। पहली बार 1 से कम हुई थी, दूसरी बार 2 से कम हुई थी। तो ये जो हमने 2 से अपने टैंक्स की प्रोडक्शन को कम करा, यानी कुछ गवाया, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। पहली बार हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा 0 से 1 पे आने के लिए 1 का, दूसरी बार हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा 1 से 2 पे आने के लिए 2 का, तीसरी बार हम 1 और यूनिट आगे बढ़े तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 से 3 पे आ गया। इस बार हमने 3 से अपने टैंक की प्रोडक्शन को घटाया। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने 4 से अपने टैंक की प्रोडक्शन को घटाया। फिर और आगे बढ़े तो 5 से अपने टैंक की प्रोडक्शन को घटाया। तो आप देख लो, जितना हम आगे अपनी एक्स्ट्रा वीट की प्रोडक्शन करते जा रहे हैं उतनी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा तेजी से हम अपने टैंक की प्रोडक्शन को कम करते जा रहे हैं। हम सिर्फ वीट को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी जो हमारे टैंक का प्रोडक्शन है, वो 1 से ज्यादा से घटता जा रहा है। पहले 1 से घट रहा था, फिर 2 से घटा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। जितने से हम बढ़ा नहीं रहे उससे ज्यादा से हमारा घट रहा है, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने का रेट हमारे वीट के इंक्रीज होने से ज्यादा है। वीट हम 1-1 से बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हर बार इंक्रीज करती जा रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले 15 टैंक्स बनाते थे, 0 वीट बनाते थे, तो हमारे सारे रिसोर्सेस टैंक्स बनाने में लगे हुए थे, सारे लेबर टैंक बनाने में लगी थी, लैंड टैंक बनाने में लगे थे, कैपिटल टैंक बनाने में लगी थी, एंटरप्रेन्योर टैंक बनाने में लगे थे। उसके बाद कंट्री ने सोचा कि अब वीट की प्रोडक्शन करते हैं, वीट को बढ़ाते हैं। तो कंट्री ने क्या करा, कुछ टैंक से उठाकर रिसोर्सेज को वीट में लगा दिया। अब वीट में कौन से रिसोर्सेज को लगाया, जो हमारे बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वीट के लिए। हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो वीट की प्रोडक्शन के लिए बढ़िया है। तो हमने वीट को 1 से इंक्रीज किया तो हमारा टैंक जो है वो 1 से कम हो गया। उसके बाद हमने सोचा और वीट की प्रोडक्शन करते हैं, तो हमने 1 और वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करी। तो 1 और वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी टैंक के जितने रिसोर्सेज हैं उसको और कम करना पड़ेगा। अब देखो, हम अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज थे उसको पहले ही हम अपने वीट की प्रोडक्शन में लगा चुके हैं। अब अगर हमें और अपने वीट की प्रोडक्शन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो थोड़े कम बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनको जो है अपने वीट की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट है वीट की प्रोडक्शन के लिए उसको हम इस्तेमाल करके लगा चुके हैं पहले ही। अब थोड़े जो कम बेस्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे और वीट की प्रोडक्शन में लगाएंगे। तो जो सबसे बेस्ट है उन्होंने क्या करा, टैंक से सिर्फ 1 रिसोर्सेज को कम करते ही उन्होंने 1 वीट की प्रोडक्शन कर दी, क्योंकि वो बेस्ट रिसोर्सेज थे वीट की प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अगले वाले थोड़े कम बेस्ट हैं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वीट की प्रोडक्शन को 1 से इंक्रीज करा, लेकिन टैंक के रिसोर्सेज को कितने से कम करवा दिया, 2 से कम करवा दिया। ये 2 सैक्रिफाइस करके भी वीट की प्रोडक्शन सिर्फ 1 ही कर पाए। क्यों, क्योंकि इनके पास वीट की प्रोडक्शन करने की क्षमता कम थी, क्योंकि ये तो टैंक का प्रोडक्शन कर रहे थे, ये टैंक के लिए सुटेबल थे। तो ये जो है 2 टैंक के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके भी सिर्फ 1 ही वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। उसके बाद हमें अगर और वीट की प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, अपने टैंक के रिसोर्सेज को और कम करेंगे। अब देखो, धीरे धीरे हमारे टैंक के जो रिसोर्सेज हैं वो कम तो हो रहे हैं, लेकिन उन टैंक के रिसोर्सेज में जो वीट के लिए बेस्ट वाले थे वो हम पहले यूज कर चुके हैं। अब हम टैंक में से जो रिसोर्सेज को कम करेंगे वो वीट के लिए धीरे धीरे कम सुटेबल होंगे। अब हम जो रिसोर्सेज को हटाएंगे 2 से 3 वीट बढ़ाने के लिए, जो रिसोर्सेज को कम करेंगे तो वो और कम सुटेबल होंगे वीट की प्रोडक्शन करने के लिए पिछले वाले से। तो इस बार क्या करा, इस बार 3 रिसोर्सेज कम करने पड़े हमें टैंक से
तब जाके उन्होंने एक वीट की प्रोडक्शन करके दी। उसके बाद अगर हमें अपनी और वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें टैंक के रिसोर्सेज को और कम करना पड़ेगा। अब जितने वीट की प्रोडक्शन के लिए सुटेबल थे रिसोर्सेज वो सब हम अपने इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अब और कम सुटेबल वाले इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस बार जो है 4 टैंक की रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस करना पड़ा, 9 से 5 पे आना पड़ा, तब जाके हम एक वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। क्योंकि ये रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन करने के लिए उतने एफिशिएंट नहीं है, ये टैंक की प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट थे। फिर भी हमें अगर वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमारा सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम जो है बेस्ट वाले रिसोर्सेज पहले यूज कर चुके थे। उसके बाद जो रिसोर्सेज हम आगे यूज करते जा रहे हैं, जिन रिसोर्सेज को हम सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं अपने टैंक वाले गुड्स से, वो उतने ज्यादा सुटेबल नहीं है वीट की प्रोडक्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे टैंक के रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस लेवल बढ़ता जा रहा है। फिर जब बात आई 4 से 5 की प्रोडक्शन करने के लिए तो हमें और ज्यादा टैंक के रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो हर बार जो है सैक्रिफाइस लेवल इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज थे ये टैंक बनाने के लिए सुटेबल थे, इसको जब वीट बनाने के लिए लगाओगे तो हर बार सैक्रिफाइस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते चलोगे उतना आपका सैक्रिफाइस लेवल बढ़ता जाएगा। तो वो सैक्रिफाइस ही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। और एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपकी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपका लॉस। लेकिन हम 1 से 2 पे गए, उसके लिए हमारी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी? जब हम 1 पे थे तो हम 14 टैंक बनाते थे, जब हम 2 पे आए तो हम 12 टैंक्स बनाने लग गए। जिसका मतलब हमें एक वीट इंक्रीज करने के लिए कितनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी? 2। इसी तरीके से जब हम 2 से 3 पे गए तो हमने वीट की प्रोडक्शन 1 से इंक्रीज करी, लेकिन हमारी इस एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बढ़ी? 12 से हम 8 पे आ गए, यानी 3। पिछली बार हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 थी, इस बार हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 है। इसके बाद हमने वीट की प्रोडक्शन 1 और से इंक्रीज करी तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई। कितनी हो गई? 9 से 5 पे आ गए, यानी हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 4 हो गई, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक यूनिट एक्स्ट्रा इंक्रीज करने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर यही हम बात कर रहे थे कि पीपीसी कनकेव क्यों होता है, क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे हम वीट की प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। पहले हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। द मेन रीजन इज दैट it becomes difficult to substitute resources specialized in production of one goods, यानी हमारे एग्जांपल में टैंक था, to suit the production of other goods। other goods क्या हमारे एग्जांपल में वीट। तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये स्पेशलाइज्ड है टैंक के लिए, टैंक के लिए ये सुटेबल है। इन रिसोर्सेज को अगर हमें वीट की प्रोडक्शन में लगाना है तो ये कम सुटेबल होंगे वीट की प्रोडक्शन करने के लिए। और सबसे पहले जो सबसे बेस्ट है वीट की प्रोडक्शन के लिए उसको हम लगा लेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे वीट बनाना मुश्किल होता जाएगा, हमें अपने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा वीट बनाने के लिए, तो ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमें। तो जब हम हमारे एक गुड्स में स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को हटाकर दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में लगाते हैं तो सीधी बात है वो दूसरे गुड्स में उतनी एफिशिएंट तरीके से तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज करती जाती है। अब देखो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला टॉपिक हमें अपने अगले टॉपिक में पढ़ना है। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, बहुत डिटेल में हमें डिस्कशन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। हमारा अगला टॉपिक ही वही है। तो आपको क्लियर हो गया पीपीसी कनकेव क्यों होता है और दूसरा पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। अब देखो हमने समझ लिया पीपीसी क्या होता है, हमने उसका टेबल बनाना भी सीख लिया, उसका ग्राफ बनाना भी सीख लिया। अब जो है हमें अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को पीपीसी से कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हम पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस को समझते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस हमारे एग्जांपल में था वीट और टैंक। क्या प्रोड्यूस करना है? वीट और टैंक। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में करना है ये हमें अच्छे से पता है कि हम ज्यादा टैंक्स की प्रोडक्शन करेंगे तो हमें अपनी वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट, यानी अगर आप अपनी वीट की प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको अपनी टैंक की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। कुछ बढ़ाना है तो कुछ घटाना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से गुड्स की किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है। इफ सम गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम टैंक टू वीट the gain of wheat equal to BC while the loss of output of tanks AB। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को टैंक से वीट में शिफ्ट करते हो तो आपको क्या होगा? वीट का गेन होगा, आपका वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन साथ के साथ क्या होगा? आपके टैंक के आउटपुट में लॉस होगा, आपकी टैंक की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने वीट की प्रोडक्शन को डिनोट कर रखा BC से। वीट की प्रोडक्शन यहाँ पर हमारी इंक्रीज हुई, लेकिन साथ के साथ क्या हुआ? हमारे टैंक की प्रोडक्शन AB से कम हो गई। तो वीट की प्रोडक्शन में हमें गेन हुआ BC का और टैंक की प्रोडक्शन में हमें लॉस हुआ AB का। तो जो हमें लॉस हुआ वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो लॉस हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो AB का लॉस है ये लॉस हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये लॉस हमें क्यों हुआ? BC को गेन करने के लिए। BC यानी वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने AB का लॉस किया, तो AB हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन टर्म ऑफ BC। अब बात करें हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है एक सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रही होती है और वो प्रॉब्लम होती है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो हम देख चुके हैं कि अगर जिस इकोनॉमी के अंदर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है
वहां पर बेस्ट यही है कि आप जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करो, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी, जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आउटपुट कम होगा, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आप लेबर के थ्रू काम करते हो तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, वही अगर आप मशीनरी के थ्रू काम करवाते हो तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेकिन ये लेस एफिशिएंट है, ये हमारा पोटेंशियल आउटपुट को कम करेगी। लेकिन अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए मोर एफिशिएंट होगी, ये हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। अगर किसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाना है तो उसको एकदम से नहीं जाना, उसको धीरे धीरे अपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को शिफ्ट करना पड़ेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एकदम से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो व्हेन एन इकोनॉमी शिफ्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टेक्निक टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इट वुड लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, बट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे आल्सो राइज। तो अगर कोई इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में जाती है तो लेवल ऑफ आउटपुट भले ही इंक्रीज कर जाए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी साथ से साथ इंक्रीज कर जाएगी। तीसरा हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होगा हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब यहाँ पर होम टू प्रोड्यूस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता। इकोनॉमी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, जिसकी वजह से जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमेशा फेवर करेगा रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, क्योंकि रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पैसा और ज्यादा आएगा, और ज्यादा पैसा सेव होगा, और ज्यादा सरप्लस बचना शुरू हो जाएगा, और वो उस सरप्लस को जो है और ज्यादा फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाएगी, फिर वो उससे और ज्यादा इनकम जनरेट करेगी। तो जिसके पास पैसा है घूम फिर के पैसा उसी के पास आ जा रहा है, गरीबों के पास तो पैसा जा ही गया, घूम फिर के पैसा अमीरों के पास ही आ जा रहा है। तो अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब भी होता है तो रिचर सेक्शन जो है सोसाइटी का वो ज्यादा सरप्लस जनरेट करता है और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाता जाता है और पैसा कमाता जाता है। तो अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा निकलेगा, आपका कर्ज जो है वो इस तरीके से जा सकता है ज्यादा। जबकि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से हो जाए तो यहाँ पर ये किसके फेवर में होगा, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के फेवर में होगा, गरीबों के फेवर में होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल आउटपुट यहाँ पर कम हो सकता है। तो इससे आपकी कंट्री की ग्रोथ पे असर आता है। तो ये पीपीसी का इंडिकेट करता है हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ द रिच। यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये रिच के फेवर में जाता है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन लो हो रहा है। पीपीसी इंडिकेट्स लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ पुअर पीपल। तो ये गरीबों के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा पोटेंशियल आउटपुट जो है वो कम हो चुका है। इफ कंट्री फोकस ऑन ग्रोथ विदाउट केयरिंग ऑफ इक्वालिटी, इट में सक्सीड फ्रॉम ए टू बी। अगर किसी कंट्री को अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, गरीबों की चिंता नहीं है, कंट्री के अंदर इनकम को इक्वल करने की कोई चिंता नहीं है, तो वो कंट्री क्या करती है, अपने कर्व को ए बी से शिफ्ट करती है सीधा सी डी में और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जिसके पास पैसा होता है वही जो है इकोनॉमी को चलाता है। हाउएवर इकोनॉमिक डिवाइड वो ड्राइव्स व्हिच मे लीड टू सोशल अनरेस्ट। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है, अगर इकोनॉमी इस तरीके से डिवाइड हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, एक सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी कंट्री के अंदर। तो ये हो गया हमारे तीनों पॉइंट पीपीसी को लेकर और सेंट्रल प्रॉब्लम को लेकर। तो हमारा ये पीपीसी का टॉपिक खत्म हो गया, हमने शेड्यूल भी देख लिया, ग्राफ भी देख लिया और सेंट्रल प्रॉब्लम से कोरिलेट भी कर दिया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक को भी देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई।